वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज, है ना। हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज कहता क्या है? थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज ये कहता है कि जब किसी भी दो स्पीसीज़ में एसोसिएशन होता है तो एक स्पीसीज़ सुपीरियर होती है और एक स्पीसीज़ इन्फीरियर होती है। सुपीरियर स्पीसीज़ सर्वाइव कर जाती है कंपटीशन में और इन्फीरियर स्पीसीज़ एलिमिनेट हो जाती है ना। तो सुपीरियर स्पीसीज़ के एब्सेंस में जो इन्फीरियर स्पीसीज़ होती है उसका ज्योग्राफिकल एरिया, उसका जो हैबिटाट है वो बढ़ जाता है ना। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है। इसको एनालॉजी से समझते हैं, जैसे जब तक आप लोगों के डैडी या पापा आपके घर पे रहते हैं तब तक बच्चे अपने कमरे में ही रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, दिखाते हैं कि बहुत पढ़ रहे हैं। और जैसे ही पापा काम पे जाते हैं या जॉब पे जाते हैं तुरंत पूरे घर में उनका तहलका शुरू हो जाता है। वैसे ही सुपीरियर स्पीसीज़ के अब्सेंस में इन्फीरियर स्पीसीज़ पूरे हैबिटेट को कवर करने लगती हैं। यही है थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज देखने के बाद में हम देखते हैं इकोलॉजिकल कंप्रेशन, है ना। ये दूसरी थ्योरी है, ये है इकोलॉजिकल कंप्रेशन। तो इकोलॉजिकल कंप्रेशन क्या कहता है? इकोलॉजिकल कंप्रेशन कहता है कि सपोज़ ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है ना, और इनिशियली यहाँ पे दो स्पीसीज़ प्रेजेंट है ना, S1 और S2। फिर आफ्टर सम टाइम्स, है ना, आफ्टर सम टाइम देखा गया कि उसी ज्योग्राफिकल एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज़ इंक्रीज़ हो गई, है ना। नंबर ऑफ स्पीसीज़ इंक्रीज़ हो गई, S1, S2, S3, S4, S5, S6। तो जब नंबर ऑफ स्पीसीज़ कम थी तो ये रिसोर्स के सर्च में इनका एरिया बहुत ज़्यादा कवर करते थे, है ना। क्या करते थे? जब दो स्पीसीज़ प्रेजेंट थी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में तो इनके पास में अपने रिसोर्स को सर्च करने के लिए, फूड को सर्च करने के लिए, शेल्टर के लिए इनके पास में वाइड रेंज था, है ना। बहुत ज़्यादा इनके पास में स्पेस था जिसमें ये अपने फूड को सर्च कर सकते थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब उस एरिया में स्पीसीज़ बढ़ गई, नंबर ऑफ स्पीसीज़ इंक्रीज़ हो गई, तो अब आप देख रहे हैं कि इनके पास में ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें वो अपना रिसोर्स सर्च कर सकते हैं वो कम हो गया है ना। तो इसी को कहा जाता है इकोलॉजिकल कंप्रेशन। तो इससे दो बातें हमें पता चलती हैं। पहला कि इकोलॉजिकल कंप्रेशन एक नॉन इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना। कैसा है? नॉन इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। नॉन इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है ना। थोड़े समय के बाद में स्पीसीज़ का जब डाइवर्सिटी इंक्रीज हो गया किसी ज्योग्राफिकल हैबिटाट में, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, तो ये इसी वजह से नॉन इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और एंड फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं इकोलॉजिकल कंप्रेशन, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट लॉ इसको दिया था मैकआर्थर ने, और इन्होंने स्टडी किया था नॉर्थ अमेरिकन वार्बलर बर्ड्स पे। तो इन्होंने देखा क्या था कि एक स्प्रूस ट्री था, है ना, और उस स्प्रूस ट्री पे उन्होंने देखा था कि 5 डिफरेंट टाइप की वार्बलर बर्ड्स थी, है ना। 5 डिफरेंट टाइप की वार्बलर बर्ड्स थी और उनकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस था, है ना। मतलब उनके बीक के शेप में, फीडिंग टाइम में, इन सब में डिफरेंस था। और इस तरीके से वो रिसोर्स को डिवाइड कर रहे थे, फीडिंग टाइम को डिवाइड कर रहे थे, और पाँचों के पाँचों बर्ड्स एक ही स्प्रूस ट्री पे सरवाइव करती थी। तो इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट लॉ।
कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसमें कहने की बात यह है कि जब दो स्पीसीज, सपोज एक स्पीसीज 1 ये अपने हैबिटाट में रह रहा है, अपने अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है, और दूसरी स्पीसीज 2 ये अपने अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है। इस स्पीसीज़ को फूड अपने एरिया में मिल रहा है और इस स्पीसीज़ को फूड अपने एरिया में मिल रहा है ना। और इन दोनों की, सपोज ये दोनों बर्ड्स हैं स्पीसीज़, और दोनों की बीक लेंथ सेम है ना, दोनों की बीक लेंथ सेम है। तो इन लोगों में कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में अभी रह रही हैं, ठीक। लेकिन जब ये दोनों स्पीसीज आफ्टर सम टाइम, जब ये एक ही हैबिटाट में आके रहेंगी, है ना, जब ये एक ही हैबिटेट में आके रहने लगेंगी दोनों स्पीसीज़, तो होगा क्या कि इन लोगों का बीक लेंथ सेम है, तो इन लोगों का जो फूड होगा वो भी सेम टाइप का होगा, है ना। तो सेम टाइप के फूड होने की वजह से क्या होगा कि इनको अपने रिसोर्स को शेयर करना पड़ेगा। तो जब रिसोर्स शेयरिंग करनी पड़ेगी तो होगा क्या कि इसमें से कोई एक स्पीसीज़, एनी ऑफ द स्पीसीज़ अपने बीक लेंथ में चेंज कर सकती है, ठीक है, अपने फीडिंग टाइम में चेंज करती है, अपने बीक लेंथ में चेंज करती है, बीक शेप में चेंज करती है इवन, है ना। तो ये कैसे, ये इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे रिसोर्स पे फीड किया जा सके, है ना, दूसरे टाइप के रिसोर्स को फीड किया जा सके। सपोज दैट जो बर्ड फ्लावर से नेक्टर सक करती है उसका बीक दूसरे टाइप का होगा, जो इंसेक्ट को खाती है उसका बीक दूसरे टाइप का होगा, जो बर्ड जैसे वुडपेकर होता है ना, उसका बीक बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि वुडपेकर वुड को अपने बीक से ब्रेक करती है ना। तो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो अगर इसको अपना फूड टाइप चेंज करना है तो ये अपना बीक का साइज़ धीरे धीरे ये चेंज होगा। तो ये कैसे चेंज होता है, ये ऐसा नहीं है कि उसने आज सोचा कि हम इस तरीके का फूड हम प्रीफर करेंगे तो अगले दिन उसका चेंज हो गया। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत सारी जनरेशन्स हो जाएंगी तब जा कर के कहीं ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, है ना। तो क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गया, है ना। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज मतलब क्या हुआ कि जो कैरेक्टर्स थे वो कैरेक्टर क्या हो गए, चेंज हो गए, है ना। तो कैरेक्टर चेंज हो गए, इसी को बोला जाता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसमें हम दो बातें बता सकते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट लॉ में। नंबर 1 कि ये लॉन्ग टर्म होता है ना, लॉन्ग टर्म होता है और ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस, है ना। तो ये था कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के इंटरैक्शन की, दैट इज प्रीडेशन।